फिर से हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात करूँ स्वीप लाइन एल्गोरिथम एक्चुअली उसका पर्पस क्या होता है करने का। सबसे पहले हमको कई सारे इंटरवल दिए होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी ना उसमें बहुत सारे इंटरवल दिए होंगे। अब हमारा टास्क क्या होता है कि ये सारे जैसे इंटरवल हैं, ये सारी क्वेरीज हैं, तो यहाँ पे क्या स्वीप लाइन क्या करना चाहता है कि वो हर एक रेंज में नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट खोजने का काम करता है। क्या इसका क्या मतलब है? जैसे कि ये इतनी रेंज है, इतनी रेंज, इस रेंज में कितने ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं, या तो ऐसा बोलूं कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो मुझे पता है दो ही ऐसे इंटरवल हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो इस रीजन में दो दो इंटरवल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो स्वीप लाइन हमको हेल्प करेगी ये निकालने में कि यहाँ पे दो ही रीजन है जो ओवरलैप कर रहे हैं। अब बात करता हूँ मैं 3 से लेके 6 तक की। तो 3 से लेके 6 तक की मेरे पास कितने इंटरवल्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं? तो 3 इंटरवल्स हैं। ये हेल्प करेगा कौन निकालने में? स्वीप लाइन। फिर 6 से 7 तक मैं देख पा रहा हूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सिर्फ दो इंटरवल हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, ये और ये। तो ये अगेन हमें स्वीप लाइन खोजने में मदद करता है। तो यही काम करता है स्वीप लाइन कि हमें हर एक रीजन में नंबर ऑफ कितने इंटरवल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या तो ओवरलैप कर रहे हैं, वो फाइंड करने का काम स्वीप लाइन करता है। तो अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा इंटरवल, जो सबसे पहला इंटरवल है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो मैं अगर यहाँ 1 लिख देता हूँ तो मुझे कैसे पता चला 1 पे कितने इंटरवल? तो अभी विजुअलाइज जो हो रहा है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि दो इंटरवल हैं या दो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, ठीक है। इधर जो मैं लिख रहा हूँ ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इधर जो लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ किस पॉइंट पे, ठीक है। अब 1 के बाद डायरेक्टली 3 पे आता हूँ, तो 3 के पहले तक इस रेंज में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है? तो 2 ही रहने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि 1 के बाद अगर मैं 2 की भी बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 तो था नहीं, 2 इंडेक्स, लेकिन अगर मैं बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। तो अगर मैं 2 इंडेक्स की बात करता हूँ यहाँ पे 2 इंडेक्स भी लेटर सपोज लिख लिया है, नहीं इंटरवल में क्वेरी में हमारे, ये तो हमें विजुअलाइज होके दिख रहा है ना। कि अगर कोई बंदा मुझसे पूछ लिया कि भैया 2 नंबर पॉइंट पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, तो वो भी रिजल्ट मेरे पास है कि भैया 2 पे भी 2 हैं, ठीक है। 3 पे कितने हैं? तो 3 से स्टोरी चेंज हो गई। देखो 3 से स्टोरी कैसे चेंज हो गई? 3 से अब 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए। ये देखो, मैं ध्यान से देखना, ये रीजन सेपरेट हो गया। ये रीजन सेपरेट करने का कारण भी बताता हूँ। 3 पे 3 इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। अच्छा, डायरेक्टली भी दिखाया रीजन सेपरेट करने का मतलब क्या हुआ? जैसे ही हमको नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज्ड मिल गए तो हमने रीजन चेंज कर दिया। अरे सिंपल सी बात है, अगर 1 पे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट है तो 3 पे एक नया इंटरसेक्शन पॉइंट ऐड हो गया, या एक नया इंटरवल ऐड हो गया, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो 1 2 3 इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर मैं बात करूँ तो आगे बढ़ रहा हूँ तो किस पॉइंट तक हमको ये मेंटेन रहेगा मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट? 3 6 तक। तो अगर तो इसका मतलब क्या हुआ रिजल्ट? तो आंख मूंद के क्या लिख दो, 4 पे भी 3 है, 5 पे भी 3 है, 6 पे भी 3 है, तो इनको एक रीजन और बना सकते हो। क्योंकि अब यहाँ से हमारी कहानी फिर ट्विस्ट, मतलब ट्विस्ट आने वाला है हमारी कहानी में। क्योंकि अब देखो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट फिर चेंज हो गए, 6 का इफेक्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले, इसका मतलब कौन से पॉइंट से हमको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं? 6 के बाद, 6 तक तो ये 3 थे, ये और ये। 6 के बाद 7 ही आता है, अगर मैं सिर्फ इंटीजर की बात करूँ, डेसिमल पॉइंट की नहीं। अब तुम डेसिमल भी बात करते हो 6.1 6.2, कोई मतलब नहीं उनका ना। तो डायरेक्टली मैं 7 की बात करूँ तो 7 से फिर से क्या स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी? 7 से मुझे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, 7 से 2 मिल रहा है, लेकिन ध्यान दो तो सिर्फ 7 तक ही मिल रहा है, 7 पे ही मिल रहा है। 7 के बाद अगेन 7.1 से अगर मैं बात करूँ फिर रिसेट हो जा रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट, सिर्फ 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये एक अलग रीजन हो गया और 8 मेरा अलग रीजन हो गया। अब ये रीजन बनाने का क्या मेरा मकसद है? मैं सिर्फ विजुअलाइज कराना चाहता हूँ, कोई मेरा मकसद नहीं है। मैं सिर्फ विजुअलाइज की जहाँ पे मेरा इंटरसेक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है वो मेरे लिए क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे हुआ? तुम, अगर मैं बात करूं, ये जो मेरा पहला पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है उसके बीच में आंसर सब में सेम है। देखो 3 पे 3 था, 6 पे 3 है, तो बाकी 4 और 5 मैं ना लिखूं तब भी मुझे पता है कि 4 और 5 पे 3 आंसर होने वाला है। तो मैं सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को अपने पास में रख रहा हूँ। यही स्वीप लाइन एल्गोरिथम हेल्प करता है हमको। अब फिर से 8 पे 1 था तो 8 के बाद अब देखो खत्म हो गया, तो 9 पे मेरे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब 9 पे मेरे पास 0 है। तो 9 पे अगेन चेंज हो रही कहानी, तो 9 पे 0 मैंने सेव करके रख लिया।
अब देखो मान लो ये 10 ना रहा होता, ये 12 रहा होता और ये 15, ऐसे कुछ भी पॉइंट्स मान लो। तो देखो 9 पे कहानी जीरो है, तो मुझे देख के पता भी चल रहा है 10 पे भी जीरो होगा, 11 पे भी जीरो होगा, तो इनको एक रीजन मान लो। इसके बाद अब 12 पे फिर से कहानी चेंज हुई, 12 पे इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू 1 हो गई और 15 तक वही रहेगी, 13 14 ठीक है 15, इन सब पे 1 रहने वाली है 1। लेकिन 16 से अब ये एक ग्रुप मान लो इसको, ये अब इसके बाद 15 के बाद देखो फिर से कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो 16 पे मैंने जीरो रख दिया ये बताने के लिए कि फ्यूचर में जो भी अब इंटरवल आएगा उसके लिए अभी मेरे पास कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। ठीक है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा। तो हमें ये समझ आया कि स्वीप लाइन क्या करना चाहता है कि हर एक रीजन में नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहता है। अच्छा, तो अब क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं स्वीप लाइन पे वो हम समझते हैं। अब देखो ये चीज़ क्या हुई मेरे पास, प्री कंप्यूट हो गई ना, ये चीज़ मैंने प्री कंप्यूट करके रख लिया। प्री कंप्यूट किस कीवर्ड कहाँ पे आपने यूज करते हुए सुना है, प्रीफिक्स सब में, या प्रीफिक्स एरे बोलूंगा ज़्यादा बेटर होगा। प्रीफिक्स एरे में पहले से भाई रिजल्ट कैलकुलेट करके रख लो। इसका यूज क्या होगा, मान लो अब मैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो देख रहा हूँ। मान लो मैंने कहा फोर्थ पॉइंट पे जरा हमको ये बता दो कि कितने इंटरवल ऐसे थे, फोर्थ पॉइंट पे जरा ये बता दो कितने इंटरवल ऐसे थे जो ओवरलैप कर रहे थे। तो क्या मुझे अब दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत है, मेरे पास ये रिजल्ट पर ये एक एरे मैंने बना लिया था। ठीक है, अब देखो यहीं से सारी चीजें बिल्ड होना चालू हो रही हैं। अभी ब्रूट फोर्स स्वीप लाइन की बात कर रहा हूँ, ब्रूट फोर्स स्वीप लाइन की, ब्रूट फोर्स स्वीप लाइन की। ब्रूट फोर्स मतलब जो सबसे वाहियात स्वीप लाइन तरीका है करने का, कि भैया एक काम करो, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये कहाँ तक दिख रहे हैं, 16 तक दिख रहे हैं ना, और 1 से स्टार्ट है। तो देख के मुझे पता चल रहा है, मुझे देख के पता चल रहा है, और ये 15 था मेरे पास में, तभी ये 16 तक गया था, और ये 12 मैंने ले लिया था लास्ट में। तो मुझे देख के समझ आ रहा है कि यार देखो 1 से स्टार्ट हुआ है और 16 तक मैंने एक एरे बना लिया है ऐसे, जीरो से हालांकि एरे स्टार्ट होता है तो एक एक्स्ट्रा ही बनेगा, जीरो ऐसे ले लो। तो 0 1 2 3 4 5 6 मतलब मुझे इतने साइज का एरे बनाना पड़ रहा है, तभी तो देखो हर एक इंडेक्स पे मैं स्टोर कर रहा हूँ। ये जो 1 पॉइंट है इसको मैं 1 इंडेक्स मान रहा हूँ, तो 1 इंडेक्स पे मैं क्या 2 स्टोर कर लूंगा, 2 इंडेक्स पे मैं 2 स्टोर कर लूंगा, 3 पे मैं 3 स्टोर कर लूंगा, 4 पे मैं 3 स्टोर, इस तरीके से समझ रहे हो ना कि हर एक इंडेक्स पे देखो उसकी वैल्यू स्टोर कर लूंगा इस एरे में। अब अगर मुझे किसी ने पूछा भैया फोर्थ पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट कहीं पे पड़ेगा, फोर्थ पॉइंट पे कितना इंटरसेक्शन था, तो देखो मैं एरे में डायरेक्ट देख के रिजल्ट बता दूंगा भैया 3 इंटरसेक्शन पॉइंट था, 3 इसका आंसर। ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ये कॉन्टेस्ट में पूछा गया है। ऐसे वो क्वेरीज दे देगा बहुत सारी और पूछेगा भैया जरा ये बता दो 13th नंबर पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट थे, तो 13 पे देखो देखते ही मैं एरे में बता दूंगा भैया मेरे एरे में क्या पड़ा था, देखो 1 पड़ा था, तो 1 इसका आंसर है। अच्छा, मेरे पास 7 थे, यहाँ पे 7 पे क्या पड़ा था, 7 पे तो बताओ 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब 2 इंटरवल ओवरलैप कर रहे हैं। ये एक्चुअली प्रॉब्लम है हार्ड वर्जन का। इस मैं ये सेम प्रॉब्लम जो भी हार्ड प्रॉब्लम है ना, नंबर ऑफ फ्लावर ब्लॉसम, यही सेम प्रॉब्लम है ये जो मैंने अभी डिस्कस किया। एक बार देखो फील कर लो कि जो कॉन्सेप्ट इसका ये डायरेक्ट हार्ड प्रॉब्लम में अप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो हाँ तुम्हें एकदम। फिगर बना दिया है, फिगर में देखो देख हाँ के पता ओके। चल रहा है। अब ये फिगर तो मैंने बता दिया कैसे बनता है ना, 4 से लेके 8 हाँ हाँ ये सारे इंटरवल हैं। तो ये देखो ठीक 1 से ठीक लेके ठीक। 6, तो 1 से लेके 6 देखो 1 2 3 4 5 6, 6 दिन देखो फुल खिला है इंटरवल में, तो 3 4 5 6 7। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके, हर दिन एक एक फूल खिला, 9 से ओके ठीक 12 है। देखो 9 10 11 12, 4 से 13 देखो 4 से लेके 13 तक फुल। अब उसने पूछ लिया सेकेंड डे कितना फुल खिला था, देखो कितना फुल खिला है, एक एक ही खिला था, देखो एक एक से लेके 6 तक में एक ही काउंटर था। ओ हल्का फील आ रही है मुझे, धीरे धीरे देखो क्यों लग रहा है। 3 3 ठीक है, थर्ड डे कितना फुल खिला था, दो दो फूल खिला था सिंपल। सेवंथ डे कितना खिला ओ था, दो फूल खिला था। जैसे भाई मुझे एक डाउट था भाई, जैसे पहला अरे आपको दिया 1 से 6 तक में पूरा एक एक फूल डाल दो, तो आपने 1 से लेके 6 तक आपने एक एक फूल डाल दिया, राइट। फिर 3 से 7 में आप एक एक फूल है भाई, क्योंकि 3 में एक फूल पहले से खिला और आपने एक फूल और ऐड कर दिया आपने उसमें, है ना। तीसरा वहां पे 2 फूल हो गया, राइट। या कुछ मैं गलत समझ रहा हूँ। नहीं वही है। सही है ना, ठीक है, तब तो और ये सही बात प्री है, मेक ये सेंस ब्रो। इस पूरे इंटरवल को मैं प्री कैलकुलेट कर लूंगा, ऐसे नहीं कि रन टाइम पे देखूंगा 1 पे 6 3 पे 7 9 12, मैं इन सबको प्री पूरा कंप्यूट पूरा कर लूंगा। स्टोरेज रख हाँ रखोगे, पहले राइट, पूरा है ना। ये अभी आप मैं पूरा ऐसे भर लूंगा इसको। अरे गुड यार, और गुड, फिर वेरी नंबर ऑफ सही है इंटरसेक्शन सही है। पॉइंट ही तो है कि कितने इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। देखो यहाँ पे 3 इंटरवल, ये देखो 1 6 3 7 और 4 7, ये देखो
ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली इंटरवल ओवरलैपिंग ही तो है। सही बोल रहे हो। 4 से लेकर वेरी देखो ट्रू, 6 तक वेरी 3 ओवरलैप कर रहे हैं, ये देखो। ट्रू। हाँ, हाँ। 3 पे सिर्फ एक ओवरलैप कर रहा है, 1 और 2 पे सिर्फ 2 मतलब ये देख रहे हो ऐसे यही मतलब वही है प्रॉब्लम, देख रहे हो और हार्ड है। नहीं यार, हार्ड भाई अपना आसान से बोल रहे करण बने, मैं सही में शॉक में हूँ 2 मिनट के लिए ब्रो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब ये सारी प्रॉब्लम्स वही हैं। अगर मैं वही फील की बात करूँ कि भैया कैसे, ये देखो 10 10 से 20, मैं इतना ही कॉन्सेप्ट बताया उसी पे देखो सारे क्लियरिटी आ जाएगी। 10 से 20, 50 से 60, 10 से 40 सब इंटरवल दिया हुआ है। अब मुझे वो पूछेगा कि भैया ज़रा ये बता दो कि मैक्सिमम बुकिंग कितनी है, जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम, अब आगे पॉइंट बताने डिस्कस उसका डायरेक्ट यूज केस इस प्रॉब्लम पे है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी सेम कॉन्सेप्ट पे कैसे फ्रेम हो सकता है कि वो हमसे पूछ सकता है ना, ये पूरा हमें बोल सकता है ना। देखो 1 से 6 में एक एक्चुअली मैं एक रियल प्रॉब्लम की अब बात करने जा रहा हूँ, जो कि हम हार्ड वो भी है मार्क, उसको भी हम करेंगे। उसमें क्या कहा गया है कि 1 और 6, ये 1 से लेके 6 तक हमने एक एक बुकिंग कर दी रोज, ठीक है। ये कुछ ट्रेन का बुकिंग समझ लो कि हमने पहले दिन से लेके छठे दिन तक एक एक बुकिंग रोज कर दी। 3 से लेके 8 तक मैंने एक एक बुकिंग रोज कर दी। 1 से लेके 7 तक मैंने एक एक बुकिंग रोज कर दी। 12 से 15 तक मैंने एक एक बुकिंग रोज कर दी। तो मुझे एक्चुअली क्या दिख रहा है बुकिंग करने में, ये देखो ओवरलैप हो रहे हैं कुछ बुकिंग। कौन से, जैसे अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया तो इसमें देखो 2 बुकिंग हो जाएगी मेरे पास इस इंटरवल में। तो वही एक्चुअली वो इंटरसेक्शन पॉइंट की ही बात कर रहा है, कितने इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट। इसके बाद भी इस रीजन में देखो 3 बुकिंग्स हो रही हैं इस वाले रीजन में। तो एक्चुअली वो इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहा है। इस रीजन में 2 बुकिंग हो रही है। तो जानते हो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बता दो मैक्सिमम बुकिंग कौन मतलब कितनी हुई है। ये तो हद बहुत ईजी प्रॉब्लम हो गई कि मैक्सिमम बुकिंग पूछ ली। इसका मतलब जो मेरे एरे में सबसे बड़ी वैल्यू स्टोर होगी ना, वही मेरा आंसर है। जानते हो क्या पूछा, इसने पूछा कि वो वाला आंसर मेरे को दे दो जिस दिन तुमने मैक्सिमम बुकिंग की है। इसका मतलब मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट जहां मिले हैं। तो देखो तुम्हारा आंसर डायरेक्टली 3 हो जाएगा। ये एक्चुअली एक हार्ड प्रॉब्लम है, मैं दिखा दे रहा हूँ कौन सा है। कैलेंडर 3 जो कि हम करने वाले हैं अपनी अगली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली करेंगे, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है हमारे से। और माई कैलेंडर 1 और 2 मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, वो भी अभी डिस्कस कर लूंगा। वो भी इसी का वर्जन है एक पार्ट। वो एक्चुअली मीडियम मार्क है, ये हार्ड है। कुछ हार्ड था नहीं इसमें, देखो इंटरवल्स दिए हुए हैं हमको, सारे इंटरवल दिए हुए हैं, ठीक है। इन सारे इंटरवल्स को हम लोग ड्रा करके देख लेंगे। अब मुझे पूछा क्या गया है कि यू आर गिवन सब इवेंट, आफ्टर ईच इवेंट रिटर्न एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम बुकिंग बिटवीन ऑल द प्रीवियस इवेंट। ये चीज ध्यान दो, मैक्सिमम बुकिंग पूछ रहा है तो मैक्सिमम बुकिंग वही होगी जो मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यही था, दैट्स ऑल। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑप्टिमाइज अप्रोच। ये तो हो गया एरे। अच्छा, हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। मैंने एक और टेस्ट केस लेता हूँ, जैसे ये एक छोटा सा इंटरवल 1 से 5, ये एक लेता हूँ मैं 2 से 6, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ले लो, ऐसे ले लो 3 से 4, बहुत सारे ले लो। अब एक इंटरवल इधर बहुत दूर आ गया जिसकी वैल्यू है 1000 से लेके 1005। अरे जरा सोच के बताओ कि 1 से 5, 2 से 6, 3 से 4 अगर एरे बनाओगे तो कितने साइज का बनाना पड़ेगा। 1 से स्टार्ट, देखो जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है, जीरो से बनाना ही पड़ेगा। अगर मैं बात करूं मेरा जो बेन जो मुझे यूजफुल है वो 1 से है, तो 1 से लेके 1005 तक का मेरे पास इंडेक्सिंग प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब मुझे टोटल 1006 साइज का एरे, क्या नीड है 1006 साइज का एरे बनाने की। यार बीच के ये सारे तो जीरो हैं, इनसे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इनसे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम इतना मेमोरी क्यों खराब कर रहे हैं। अरे मान लो फिर से कि एक इंटरवल 1 से 5 दे दिया और एक इंटरवल उसने बहुत दूर दे दिया, 1 लाख से लेके 1 लाख 1, कोई मतलब है इसका बनाने का। 1 लाख 1 साइज का एरे बनाऊंगा मैं, इतना तो जीरो है, इसका कोई यूज ही नहीं था। यहाँ पे ऑप्टिमाइज वर्जन काम आता है कि हमें सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है अपने एरे में। हम सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स अपने एरे में डालेंगे, या तो मैप में, मैं बात करूं एरे की जगह अब मैं मैप यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स डालने हैं, बीच की वैल्यूज हमें डालनी ही नहीं उसके अंदर। और बीच की वैल्यूज नहीं डालनी है तो वो हम कैसे काम कर रहे होंगे उस पर भी डिस्कस करता हूँ। देखो फिर से बता रहा हूँ, ऑप्टिमाइज अप्रोच क्यों हम अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें हर एक वैल्यूज की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट की जरूरत है जहां पे हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज हो रहा है। देखो जैसे अगर मैं बात करूं 1 और 2 की, तो मुझे पता है इन दोनों का आंसर सेम है, इन दोनों का आंसर सेम है। तो अगर मैंने अपने मैप में 1 की जगह पे 2 डाल दिया, मतलब एज 1 पॉइंट पे मैंने डाल दिया 2 वैल्यू कि भैया 2 इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो 2 को मुझे डालने की जरूरत नहीं है इसको,
क्योंकि मैं 1 की हेल्प से ही 2 को निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा वो भी बताऊंगा। बस मेरी बातें समझो कि मैं सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स कंसिडर, क्रिटिकल पॉइंट कौन से पॉइंट, जो स्टार्टिंग ऑफ ग्रुप, ये ग्रुप अब समझ आएगा कि ग्रुप का इसमें काम नहीं था, इस एल्गोरिथम में कोई ग्रुप वगैरह का। क्योंकि मैंने अगर एरे में बनाया तो एरे में कोई ग्रुप वगैरह कुछ रोल थोड़ा प्ले कर रहा है। 1 की जगह 2 पड़ा है, 2 पे 2 पड़ा है, 3 पे 3, 4 पे 3, वहां तो मैंने डायरेक्टली बता दिया। लेकिन इस ऑप्टिमाइज अप्रोच में विजुअलाइज होगा कि इस ग्रुप क्या हेल्प कर रहा है। तो ये जो ग्रुप की स्टार्टिंग पॉइंट 3 था, मतलब 3 पे ही मेरा आंसर चेंज हुआ था। इसके पहले देखो 2 था, 2 आया जा रहा था। ये 3 भी मैं मैप में डाल दूंगा, 3 पे मैं 3 डाल दूंगा। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स स्टार्टिंग ऑफ द ग्रुप। अब 4 5 6 डालने की जरूरत नहीं मेरे मैप में मुझे, क्योंकि मैं 3 की हेल्प से ही 4 5 6 को कैलकुलेट कर लूंगा। फिर मैं 7 को डालूंगा। 7 को मैंने मैप में डाला क्योंकि यहाँ वैल्यू चेंज हुई है, मैं 3 की हेल्प से इस 7 को नहीं निकाल सकता, तो 7 पे मैं 2 रख दूंगा। अब मैं देखूंगा कि 7 के पास और तो कोई है नहीं जहाँ पे 2 आंसर है। अगला क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास 8 मिल गया, तो 8 पे मैं 1। अच्छा मैंने 8 को क्यों डाला, क्योंकि मैं 7 से 8 को नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि 7 पे आंसर कुछ और है, 8 पे कुछ और है। मैं क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ उन पॉइंट्स को मान रहा हूँ जिनके आगे देखो सारी वैल्यूज सेम है, जिससे कि मैं इन वैल्यूज को 3 की हेल्प से निकाल सकूँ। कैसे निकालूंगा वो भी फिर डिस्कस करूंगा। फिर 9 मैंने डाल दिया, 9 पे मैंने 0 डाल दिया। क्यों डाला, क्योंकि 8 की हेल्प से मैं 9 नहीं निकाल सकता, क्योंकि दोनों वैल्यूज चेंज हैं। लेकिन 9 की हेल्प से मैं 10 और 11 को निकाल सकता हूँ, तो 10 और 11 मैं क्यों डालूँ। फिर 12 की जगह पे मैं 1 डाल दूंगा। 13 14 अगेन 15 नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं उसको 12 की हेल्प से निकालूंगा। और देखो ध्यान से समझना, मेरा इंटरवल जो था यहाँ पे 12 और 15 मैंने लिया था। मेरा इंटरवल क्या था, 15 तक मैक्सिमम मेरा था। लेकिन मैं स्टोर कहाँ तक कर रहा हूँ, +1 एक्स्ट्रा। क्यों कर रहा हूँ अभी इसका भी रीजन समझ में आएगा। 16 पे मैंने 0 डाल दिया, ये बताने के लिए कि भैया 16 के आगे अब इसको 0 इंटरवल मिल रहा है, कुछ नहीं है वहां पे। ठीक है, इतना तो समझ में आया क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा इससे फायदा क्या हुआ यार, देखो फायदा बहुत कुछ हुआ ना। पहले तुम क्या थे, अगर 1 और 2 था और 1 लाख से लेके 1 लाख 1 इंटरवल था, तो तुम क्या कर रहे थे, 1 लाख 1 साइज का या 1 लाख 2 साइज का एरे बना रहे थे, हर एक इंडेक्स फिल कर रहे थे। मैंने मैप से क्या हेल्प कर दी तुम्हारे, मैप से मैंने कहा कि 1 पे जो आंसर डाल दो, 2 पे डालने की जरूरत ही नहीं, 1 पे ही निकल जाएगा। फिर ये 1 लाख वाला डाल दो, इस 1 लाख को डाल दो मैप में, और 1 लाख 1 वाला इसी से निकल जाएगा। देखो मैंने सिर्फ 2 साइज लिया, मतलब जितने मेरे स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे समझ सकते हो, बहुत कम साइज में मैंने पूरा आंसर निकाल लिया, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स की हेल्प से। लेकिन तुम क्या करते, तुम 1 लाख 1 साइज कह रहे, सोचो 1 लाख 1 साइज या तो 2 साइज जो भी लो, 1 लाख साइज का एरे और मेरा 2 या 3 क्रिटिकल पॉइंट्स का मैप। कौन एफिशिएंट हुआ, मैप हुआ ना, इसलिए मैप का यूज ऑप्टिमाइज करने के लिए। ऋषि एक क्वेश्चन भाई, आपने बोला कि हम लोग अपना हैश मैप क्यों यूज करना चाह रहे हो, क्योंकि आप पहले आपने की वैल्यू पेयर स्टोर किया, और एक चीज और ऋषि, आपने बोला कि जहां लाइक आप क्रिटिकल पॉइंट आप उसको बोला जहां पे आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, हाँ राइट, जैसे 1 हाँ 3 7, जहां पे भाई पहले 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 7 हो, मतलब बोल रहे हैं आप सबको लाइक 116 पूरा नहीं स्टोर कर रहे हो, राइट। हाँ जहां जहां बस वैल्यू चेंज हो रहा है आप बस वहां स्टोर, जैसे 1 पे, हाँ 3 पे, 7 पे, 8 पे, जहां पे, और 16 पे आपने 0 इसलिए डाला क्योंकि आप बताना चाहो कि भाई उसके बाद अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हाँ मिलेगा, भूल जाओ हाँ उसको। तो ये बात आती है कि मैप में हमारे पास सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अगर लेटर सपोज वही क्वेश्चन होता, किसी ने पूछ लिया जरा भैया ये बता दो हमको कि 4th पॉइंट पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट थे, पहले तो एरे में डायरेक्टली 4th नंबर पे क्या पड़ा होता, 4th नंबर पे क्या पड़ा होता, 3 पड़ा होता, देख के तुरंत बता देते। अब तुमने स्पेस बचाने के लिए मैप यूज किया था, तो थोड़ा दिमाग भी तो लगाओगे, होता नहीं टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, कहीं कुछ चीज़ कम की तो कहीं कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा कि अब मेरे पास 4 इंडेक्स, इसमें 4 की तो है नहीं मैप में, तो ज़रा ध्यान से समझो, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट सबकी स्टोर करा के रखे हैं। इसका मतलब 4 के पहले भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट रहा होगा, होगा ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट 4 के पहले। ज़रा ये बताओ, अगर लोअर बाउंड अपर बाउंड, अब यहाँ देखो लोअर बाउंड अपर बाउंड आ जाए, अब यहाँ से कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। पहला, स्वीप लाइन एल्गोरिथम जो थी, ये एक अकेली एल्गोरिथम तो है, एल्गो तो ओवरऑल यही है, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट, प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स एरे का बोल देते हैं, सम तो बहुत पुराना हो गया, एरे का। ये देखो जो प्री कंप्यूटेशन कर रहे हैं। दूसरा, मैप का यूज कर रहे हैं, सॉर्टेड मैप का। अब एक क्वेश्चन ये भी उठेगा, भैया अनसॉर्टेड क्यों नहीं, अरे ये देखो ना, एरे में इंडेक्सेस जो होते थे वो एक तरीके से सॉर्टेड ही तो होते थे, इंडेक्सेस सॉर्टेड ही तो होते थे। 1 पे रेज कर दिया, 2 पे रेज कर दिया, 3 पे मैप, बट अनऑर्डर्ड मैप में सॉर्टेड नहीं रहेगा।
लेकिन हमको सॉर्टेड मैनर में ही रखना है। उसका रीजन भी एंड तक अभी बता दूंगा, बट अभी मैं सिर्फ क्ल्यू दे रहा हूँ कि सॉर्टेड टाइप का इंडेक्स होता है एरे में, तो इसलिए हम सॉर्टेड मैप का यूज कर रहे हैं कि एज अ एरे ही बिहेव करे, लेकिन एफिशिएंट स्टोरेज के साथ में। सारे स्टोरेज हमको एक्चुअली एरे में ही अगर सारा ये मतलब फिक्स साइज ना देनी होती ना, तो हम एरे को भी यूज कर लेते, लेकिन अब इसी एरे को हमें एज अ मैप जो है एज अ एरे बिहेव करवाना है, तो इसलिए हम सॉर्टेड मैप ले रहे हैं, जिससे कि जो हम क्रिटिकल पॉइंट सेव करें मैप में तो ऐसे ही स्टोर हो इन एक सॉर्टेड वे में 1 3 7 8 9, ये सिर्फ बीच के स्किप हो रहे हों। कहने का मतलब इस मैप को भी हम ऐसा एरे बिहेव करवाना चाहते हैं, इसलिए हम सॉर्टेड मैप। अनऑर्डर मैप भूल के भी मत लेना, क्योंकि ये रैंडम ऑर्डर में आ जाएंगे। फिर 3 कहीं पे आ गया मेमोरी में, 1 पहले आ गया, 9 पहले, 8 पहले, मतलब उसका कोई ऑर्डर ही नहीं रहेगा। इसलिए सॉर्टेड मैप सबसे पहले इसको याद रखना है, ये चीज़ सॉर्टेड मैप ही लेना है, क्योंकि इस मैप को एज अ एरे बिहेव करवाना है। प्रीफिक्स एरे हो गया, मैप हो गया। अब प्लस बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट इसमें आ जा रहा है। बाइनरी सर्च ये जो मतलब ऑप्टिमाइज वर्जन है, कैसे देखो बहुत इजी है, घबराना नहीं, बहुत इजी अभी बता रहा हूँ ना, बहुत इजी लगेगा। अब देखो मैंने कहा फोर्थ नंबर मुझे ज़रा बता दो भैया, फोर्थ नंबर का आंसर क्या होगा। तो मेरे पास मैप में 4 के पहले का पॉइंट पड़ा तो होगा ना, पड़ा होगा ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 3 पड़ा है, इस 3 की हेल्प से हम लोग निकालने वाले हैं। अब थोड़ा सा मैं लोअर बाउंड अपर बाउंड यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, मैंने लोअर बाउंड अपर बाउंड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं, कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। फिर भी एक क्विक रिकैप, जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं 4 4 4 4 6 7, मैंने तुमसे पूछा ना 4 का लोअर बाउंड बता दो, इस एरे में जानते हो आंसर क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट या तो ये इंडेक्स रिटर्न होगा आंसर में। ध्यान से समझना, मैंने पूछा लोअर बाउंड ऑफ 4, लोअर बाउंड ऑफ 4 ये आएगा। अब अगर मैंने पूछा, अब डाउट आएगा भैया ये बता दो हमको जो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है उसका लोअर बाउंड क्या होगा। ये तो समझ आ गया कि अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसका पहली ऑकरेंस होती है लोअर बाउंड। मल्टीपल अगर वैल्यूज हैं तो पहली ऑकरेंस, और सिंगल वैल्यू है फिर भी पहली ऑकरेंस। अब मैंने पूछ लिया लोअर बाउंड ऑफ 6 बता दो, यही आंसर है इसका, जो पहली ऑकरेंस है उसकी। लेकिन किसी ने पूछ लिया भैया लोअर बाउंड ऑफ 5 बता दो, 5 तो प्रेजेंट ही नहीं है। बस ये याद रखना है तुमको कि जो प्रेजेंट ही नहीं है उससे जस्ट बड़ी वैल्यू रिटर्न करता है लोअर बाउंड। मैंने पूछ लिया लोअर बाउंड ऑफ 5 क्या है ना, तो वो इसकी इंडेक्स या ये वैल्यू रिटर्न करेगा भैया 6, दोनों ही रिटर्न करेगा। देखो क्या होता है, लोअर बाउंड इंडेक्स भी रिटर्न करता है, वैल्यू भी रिटर्न करता है। तो तुम्हारा लिखने का तरीका जो तुम इंडेक्स चाहते हो तो इंडेक्स वाला तरीका लिख दो, मैंने वीडियो में बता रखा है, कोई टफ काम नहीं है, इंडेक्स वाला तरीका लिख दो। और वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट वैल्यू वाला लिख दो। लेकिन मैं तो कहूँगा इंडेक्स निकाल लो, इंडेक्स से डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, ये मतलब ये सब कर लोगे इजीली। बस कॉन्सेप्ट यही तक, लोअर बाउंड ऑफ 5 क्या होगा, जो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं उससे बड़ी एक वैल्यू। तो अगर मैंने 4 सर्च किया इस मैप में, इस मैप पे अब मैं लोअर बाउंड लगाने जा रहा हूँ। मैप में अगर मैंने 4 सर्च किया तो क्या 4 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो लोअर बाउंड ऑफ 4 क्या रिजल्ट देगा, 7 देगा ना। जस्ट 4 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 7। तो 7 इसका मतलब पक्के से, तो मैं लोअर बाउंड ऑफ 4 सर्च करूंगा 7 आंसर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि ये जो आंसर मेरा आया है इसका जो की है क्या ये 4 के एक्चुअली इक्वल है। फिर से समझो, अगर इसकी जगह मैंने लेट सपोज 4 की जगह मैंने 3 सर्च किया होता, ऐसा समझो अगर मैंने 4 की जगह मैंने 3 सर्च किया होता, लोअर बाउंड ऑफ 3, तो आंसर क्या आता, तो ये पहली ऑकरेंस ही मिल जाती मैप में। ये देखो, चलो बहुत अच्छी बात है भैया, 3 मुझे डायरेक्टली मिल गया तो मैं इसकी की पे जो वैल्यू थी वही रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने लोअर बाउंड ऑफ 4 पूछ लिया होता तो वो तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो मैंने क्या कहा, लोअर बाउंड हमेशा जब नहीं प्रेजेंट होता तो उससे एक बड़ी वैल्यू को पॉइंट करता है, तो ये इसको पॉइंट करेगा। तो ये तो चेक करना पड़ेगा ना, जिसको पॉइंट कर रहा है उसका की इसके इक्वल है कि नहीं है, तभी तो पता चल रहा है कि वो वैल्यू मैप में एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। तो अगर इस लोअर बाउंड ऑफ 4 ने इस 7 वाले को पॉइंट किया तो मैं चेक करूंगा क्या ये जो पॉइंट कर रहा है उसका जो की है इसके इक्वल है। अगर नहीं इक्वल है तो तुम्हें 100% मालूम है ना कि इसके एक पीछे जाओ वो आंसर है तुम्हारा। यही तो पता है कि ये 3 ये सारा वैल्यू सेम था, तो तुमने 4 सर्च किया तो 4 7 उसने आंसर दिया मेरे को। बट मुझे क्या पता है अगर वो इक्वल नहीं है की, तो पीछे वाला जो वैल्यू है वही उसका आंसर है। जैसे जो पीछे वाला है देखो 3 जो है उसका जो वैल्यू है वही 4 के लिए भी आंसर है, देखो तुम्हें दिख भी रहा है। अब अगर मैंने लोअर बाउंड ऑफ 5 पूछ लिया, अगेन लोअर बाउंड ऑफ 5 क्या देगा, 7 को पॉइंट करेगा। फिर चेक करो क्या 7 इक्वल टू 5 नहीं है, इसका मतलब इस आइटरेटर को पीछे ले जाओ एक, वही इसका आंसर है,
उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है। ये देखो 5 पे भी 3, 6 पे भी 3। अच्छा, अब कोई पूछता है भैया 9 पे 0 था, हाँ 9 पे 0 था, लेकिन 10 पे क्या है? अगेन 10 सर्च करोगे इस मैप में तो 10 12 को पॉइंट कर रहा होगा। अब 10 और 12 इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये जो पॉइंट कर रहा है इसको एक पीछे मार दो। ये सब कोड में हम इजीली समझ लेंगे, बस एल्गोरिथम समझो अभी। ये सब लिखने का तरीका तो यार सिंटेक्स होता है ना, फिर तो बाकी सब ये इधर ना पॉइंट करवा के मैं कहूँगा भैया अगर की इक्वल नहीं है ना जो पॉइंट कर रहे हैं आपस में, उनको एक पीछे ले जाओ, वही मेरा पक्के से आंसर है। अच्छा जी, तो ऐसे निकल रहा है, मतलब जो वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है उनको हम पीछे पॉइंट करवा देंगे। ये लॉजिक था इसका मैप का। मैप में वैल्यूज है जो नहीं प्रेजेंट है उनको हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, भैया चलो समझ में आ रहा है कि मैंने 4 पूछा, 4 मैप में नहीं था तो 4 के पहले 3 मेरे स्टोर था। लेकिन अगर मैंने ये 1 से स्टार्टिंग ना होगी, मान लो 2 से स्टार्ट हुआ रहा होता, ये मान लो ये पॉइंट 2 रहा होता, ये 2 रहा होता। ज़रा ये बताओ, मैंने 1 सर्च किया, मैंने 1 सर्च किया कि लोअर बाउंड ऑफ 1 बता दो, तो तुम्हें दिख रहा है ना 1 पे कोई वैल्यू ही नहीं है। देखो 1 पे क्या कोई ओवरलैप कर रहा है? ये तो स्टार्ट ही 2 से हुआ है। तो 1 अगर मैंने सर्च किया तो किसको पॉइंट करेगा 1 मैप में? इसको। एक से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन है? 2। लेकिन ये तो यार स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर तुमने पॉइंट यहाँ से हटा के पीछे कर दिया तो पीछे वाली चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती मैप में, तो रन टाइम एरर आ जाएगा। बस इसीलिए इसमें 2-3 केसेस बनाने होते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से। क्या केस है कि अगर जो वैल्यू सर्च कर रहे हो वो स्टार्टिंग ऑफ द मैप पॉइंट कर रही है और उसकी कीज इक्वल नहीं है तो 0 रिटर्न कर दो डायरेक्ट ना, क्योंकि इसका मतलब पीछे कुछ है ही नहीं ना। लेकिन अगर तुमने जो चीज़ सर्च की वो स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं है, बीच में कहीं फॉल कर रही है, जैसे लोअर बाउंड ऑफ 4 7 पे पड़ा मिला, और 7 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, इसका मतलब इसके पीछे कुछ वैल्यूज होंगी, तो पीछे जाके उसी का वैल्यू रिटर्न कर दो। आई होप ये सारी बातें सेंस कर रही होंगी और इजीली समझ आ गया होगा। जो पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं कि हार्ट ऑफ स्वीप लाइन जो है वो क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टार्ट जो है इंडेक्स या जो पॉइंट है स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये स्टार्ट है, ये तो स्टार्ट पॉइंट को हमेशा +1 से रेज कर देना, और एंड +1 पॉइंट को ये ध्यान रखना, एंड +1 मैंने लिखा इसको -1 से क्यों किया वो रीजन समझो। स्टार्ट को अगर मैं +1 से रेज करता हूँ और एंड +1, इसका मतलब मैप में मेरे 1 पे मैंने 1 स्टोर कर लिया, और 6 + 1 7, ध्यान देना 6 + 1 7 पे मैंने -1 स्टोर कर लिया। क्यों किया? देखो ये एक तरीका है। अगर मैं तुमको पूछता कि 1 से 6 तक एक एरे है या जो भी है, इसमें कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है, आंसर क्या होता? 1 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 2, सॉरी 1 पे 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, 2 पे 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, 3 पे 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, 4 पे 1 इंटरसेक्शन पॉइंट, 5 पे 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। कहने का मतलब ऐसे लिख के चेक कर रहे होते, बताते। लेकिन स्विप लाइन क्या कर रहा है, ध्यान से समझो। स्विप लाइन ये कह रहा है ना, ये जो तुम हर जगह फिल कर रहे हो, पहली बात ये ब्रूट फोर्स वाला तरीका हो गया, बहुत वाहियात तरीका, तुम हर एक इंडेक्स पे जा रहे हो। स्विप लाइन ये कह रहा है ना कि हर पे फिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग जो क्रिटिकल पॉइंट्स, यही होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट मैं जो बार बार डिस्कस कर रहा था कौन पॉइंट क्रिटिकल होता है, ये जो स्टार्ट पॉइंट और एंड +1, ध्यान देना हो, एंड +1 पॉइंट ये क्रिटिकल होते हैं। क्यों होते हैं जरा देखते हैं। 1 से 6 पे हमको 1 चाहिए था ना, तो इन सब पे लूप लगा के फिल कर रहे हो तो ओ ऑफ एन यहाँ भी लग रहा है, मैं इसको ऑफ 1 में करूंगा इस काम को। कैसे? देखो मैं सिर्फ 1 और 7 की हेल्प से यही आंसर निकाल के दिखाऊंगा। मान लो उसने दे दिया होता कि 1 से 6 इंटरवल है, जरा बताओ कि हर एक पॉइंट पे कितने इंटरसेक्ट पॉइंट है। ये तो सिंपल सा एक क्वेरी है, तो देख के बता दोगे यार सब पे 1 1 ही होगा। चलो कोई बात नहीं, मेरा तरीका क्या होगा इसको करने का, या स्विप लाइन का तरीका क्या होगा? उस केस में क्या होता है, स्विप लाइन का तरीका क्या होता है कि वो क्या करेगा कि मैप ऑफ 1 में +1 डाल देगा, और मैप ऑफ 7 पे 6 + 1 7 पे -1। ऐसा करने पे क्या होगा? देखो मैंने क्या किया, मुझे 1 से 6 डालना था, बट मैंने डाला क्या, 1 से 7, और यहाँ पे 1 डाला, यहाँ -1। अब मैं एक कोई वेरिएबल ले लूँ जिसका नाम ओवरलैप लिख लो या इंटरसेक्शन पॉइंट लिख लो, जो शुरू में 0 होगा, ये बता रहा है कि हर पॉइंट पे कितने ओवरलैपिंग है। अब अगर मैं 1 से 7 पे आइट्रेट कर दूंगा इस ओवरलैपिंग की हेल्प से, और जो वैल्यूज है उसको ऐड करता चलूंगा, इन द सेंस मैंने यहाँ पे 2 3 4 लिख दिया जो कि प्रेजेंट नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया कि 1 से 7 के बीच में 2 3 4 5, उन सब पे 6 भी होगा, यहाँ पे 0 0 होंगे।
देखो शुरू में क्या कर रहे थे तुम 1 से 6 पे सबको फिल कर रहे थे, 1 1 1 1 1 1। मैंने कहा कि सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग प्लस 1 पॉइंट को ध्यान दो, ओ ऑफ 1 में उसको तो तुम रेज कर सकते हो, तुमने कहा हाँ। अब इस पे आइट्रेट करो जरा, तो ओवरलैप प्लस 1, मतलब 1 पॉइंट पे ओवरलैप की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब 2 पॉइंट पे कुछ है ही नहीं, 0 है इसका मतलब, तो यहाँ पे भी ओवरलैप की वैल्यू क्या है, 1 ही है। यहाँ पे ओवरलैप की वैल्यू क्या है, 1 ही है। देखो ओवरलैप के थ्रू इसको हम आइट्रेट कर रहे हैं, इस पूरे को फॉर लूप लगा के आइट्रेट कर रहे हैं। ओवरलैप को किससे इंक्रीज कर रहे हैं, ओवरलैप प्लस दैट वैल्यू। तो 2 पे 0 था तो ओवरलैप की वैल्यू 1 ही रह गई, पीछे भी 1 था ना, तो यहाँ पे 1 अपडेट हुआ था ओवरलैप। अब यहाँ 1 प्लस 0 1 ही रह गया, 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 और यहाँ 6 पॉइंट होता तो वहाँ पे भी 1 प्लस 0 1 ही रह जाता। और जैसे ही 7 पे आता, देखो 7 पे आते ही 1 प्लस -1, इसकी वैल्यू 0 रिसेट हो गई। यही तो है स्वीप लाइन एल्गोरिथम, यही ये करने की कोशिश करता है। ये तो तुम 1 और 6 पूरा भर रहे हो ना, 1 1 1, ये मत भरो, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को भरो और एक लूप लगा के पूरा आइट्रेट करोगे ना, तुमको वही रिजल्ट मिलेगा जो तुम ये पूरा भर के ले रहे थे। ट्रिक क्या है कि एंडिंग पॉइंट +1 पे -1 डाल दो, जिससे ये वैल्यू रिसेट हो जाए, इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। क्यों, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक ही तो इंटरवल था 6 तक, 7 से तुम्हें 0 चाहिए था, कोई ओवरलैपिंग नहीं थी, यही तो ये काम कर रहा है। ये एक ट्रिक है जो अगर तुम दिमाग से थोड़ा सोचो तो एक ट्रिक है। 1 पे 1 रेज कर दो तो ये 2 पे भी 1 ही रहेगा, 3 पे भी 1 रहेगा, 4 5 6, लेकिन 7 पे आती 1 प्लस -1 से भिड़ के 0 बन जाएगा। यही है इसका लॉजिक। अब 2-3 इंटरवल लेके देखते हैं। अब +1 और 6 की जगह मैंने 7 को -1 से रेज कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब दूसरा मान लो क्वेरी आया 3 से 8, अगर सिर्फ मैं ये सारे ना आए होते, लेट सपोज सिर्फ ये 2 क्वेरीज प्रेजेंट हैं, उस केस में कितना आंसर होता, तुम अगेन क्या कर रहे होते, 1 से 6 में 1 2 3 4 5 6, तुम क्या करते, ये तुम्हारा तरीका है, ये मेरा तरीका नहीं है। तुम क्या कर रहे थे, 1 पे 1 रेज करते, 2 पे 1 रेज करते, 3 पे 1 रेज करते, 4 पे 1 5 पे 1 6 पे 1, और 3 से 8 फिर से लूप लगाते कि फॉर लूप लगाओ 3 से 8 फॉर लूप लगाओ और वहां पे वैल्यूज रेज कर दो, क्योंकि 3 से 8 फिर से वैल्यूज इंक्रीज हुई ना, तो 3 अपडेट होकर 2 बन जाता, एक एक से फिर इंक्रीज होगा, 4 अपडेट होकर 2 बन जाता, 5 अपडेट होकर 2 बन जाता, 6 अपडेट होकर 2 बन जाता, और 7 पे 1 आ जाता, 1 आ जाता, और 8 पे 1 आ जाता। ये तो तुम्हारा तरीका हो गया। देखो बार बार फॉर लूप लगा रहे हो, फॉर लूप पहले 1 से 6 लगाओगे अपडेट करने के लिए, फिर 3 से 8 लगाओगे, समझ रहे हो, तो ये चीज़ आएगी। लेकिन ध्यान दो कि अगर मैंने क्यू क्वेरीज दे दी और वर्स्ट केस में ये सारे ही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एन तक जा रहे हैं, मतलब वो 1 से, मान लो एन की वैल्यू 6 है या 8 है, तो 1 से 8 1 से 8 1 से 8 1 से 8, तुम हर बार लूप लगा रहे हो 1 से 8 1 से 8 1 से 8 क्यू टाइम्स, तो वो क्यू इंटू एन बन जाता, और क्यू भी अगर एन को अप्रोच करता तो ये एन स्क्वायर बन जाता। तो ये घटिया हो गई ना, एन स्क्वायर नहीं चाहिए ना हमको। अगर क्या हो, ये जो फिल करने वाला तरीका है, ये जो तुम 1 1 फिल कर रहे हो, इसको हम ओ ऑफ 1 में ऑप्टिमाइज कर दें, तो देखो तब क्या हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, क्यू क्वेरीज तो आ ही रही थी जो एन की इक्वल मैंने मानी थी, तो ओ ऑफ एन इंटू ये फिल करने का जो तरीका तुम बार बार लूप लगा रहे हो उस इंटरवल में, मैं इसको ऑफ अगर 1 में कर दूं तो क्या बात हो जाए, तब तो ये ऑफ एन ही इसका और कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ना। यही तो करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अभी देखो वो वाला, ये इस ट्रिक से, ये जो स्टार्ट को +1 एंड +1 को -1 से रेज करने का ट्रिक यही काम करता है। देखो कैसे, ये जो अभी निकाला था इसको ध्यान देना। अब देखो मेरे तरीके से क्या होगा कि मैंने 1 पे +1 रेज कर दिया, और 7 पे मैंने -1 रेज कर दिया। ये तो मुझे पता है इंटरनली कैसे हो रहा होगा, अगर मैं इस पर आइट्रेट करूंगा तो 2 3 4 5 6 सब पे 1 मिलेगा, 7 पे आते 0 हो जाएगा, जो कि मुझे होना भी चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे नया इंटरवल 3 आया, 3 पे मैंने +1 रेज कर दिया, और 9 पे मैंने क्या रेज कर दिया, 9 पे मैंने -1 रेज कर दिया, मतलब मैप ऑफ 9 में मेरा -1 गया, और मैप ऑफ 3 में मेरा +1 गया। अब देखो जरा, पहले जो तरीका था एरे वाला वो नोटिस करना अगर लिखा हो तो, और ये नोटिस करना, इस पे भी अभी भी सेम आंसर रहेगा। देखो 1 पॉइंट पे ओवरलैप की वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि शुरू में ओवरलैप की वैल्यू मैंने फिर से 0 ले ली। अब मैं फिर से इस पर आइट्रेट कर रहा हूँ पूरा, तो ओवरलैप की वैल्यू 1 पे 1 रहेगी, 2 पॉइंट तो है ही नहीं, तो वहाँ पे 0 अगर सपोज करते हो तो यहाँ भी देखो इस जगह पे भी ओवरलैप की वैल्यू 1 ही रहेगी, लेकिन 3 पे आती ही ओवरलैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 पहले था, 1 अभी आ गया, 2 हो गया। यहाँ भी 2 रहेगी, यहाँ भी 2 रहेगी, यहाँ भी 2, लेकिन जैसे ही 7 पे आएगा किस पे रिसेट हो जाएगा मेरी ओवरलैप की वैल्यू,
2 -1 1 पे, और जो कि होना भी चाहिए था। देखो यहाँ पे 2 थी वैल्यू, 2 थी, 2 थी, 2 थी, 2 थी, 2 तक 2 थी, जैसे 3 पे आया उसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन ये तो जब केस हो गया जब मैंने तीनों इंटरवल कंसीडर किए, लेकिन मैंने अभी क्या माना है, सिर्फ ये 2 इंटरवल मेरे पास है, ये दोनों नहीं है अभी मेरे पास में। इस केस में देखो यहाँ पे 1 था, 1 था, आंसर 1 था, 1 था, 1 था, 2 तक मेरा 1 था, लेकिन जैसे ही 3 आया, जैसे ही 3 आया देखो मेरे ओवरलैप की वैल्यू 2 हो गई, जो कि यहाँ पे देखो इस एल्गोरिथम से भी वही हो रही है। अगर तुम खुद से कॉपी पेस्ट करोगे ना तो ये चीज़ें बहुत ईजी हैं विजुअलाइज करना, कि कैसे स्टार्ट और एंड +1 की पॉइंट की हेल्प से ये अचीव हो रहा है। और इसके बाद देखो 2 2 2 2 2 कब तक मिलेगा, 6 तक 2 मिलेगा। देखो ये कब तक 2 मिलना चाहिए, 6 तक, लेकिन 7 पे आती है, हमको इस 1 वाले का इफेक्ट खत्म करना है ना। देखो यहाँ पे 6 तक ही था ना, इसलिए मैंने 7 को -1 से रेज किया कि ये ओवरलैप की वैल्यू रीसेट हो जाए एक वैल्यू से। तो देखो यहाँ पे ओवरलैप की वैल्यू 1 आ गई। देखो अब 1 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से काम। देखो 8 तक फिर 1 मिलेगा, और देखो 9 -1 रेज करने पे फिर से ये आगे के लिए इसको 0 रीसेट कर देगा। तो इतना खूबसूरत तरीका है स्वीप लाइन का। अब इसी पे मान लो ये 3 इंटरवल आ जाते, 3 इंटरवल आ जाते, ये तीनों, ये तीनों आ जाते, फिर क्या होता, तब भी मेरा एल्गोरिथम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता। तुम्हारा तरीका क्या होता, तुम अगेन 1 से 6 लूप लगाते, सबको 1 1 1 1 1 1 फिल कर रहे होते, 1 1 1 1 1 से 6, फिर क्या करते 3 से 8, फिर इस 3 पे जाके इसको 2 बना रहे होते, फिर सबको मतलब सबको ऐसे ऐसे अपडेट कर रहे होगे, 2 2 2, फिर 7 पे 1 फिल कर रहे होते, 8 पे 1 फिल कर रहे होगे, फिर लूप लगा के 1 to 7, फिर क्या कर रहे होते, 1 को 2, 1 इस वाले को 2, इसको 3, मतलब 1 से, समझ रहे हो ना, लूप हमेशा लगाते। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऑप्टिमाइज कर दे रहा हूँ। कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को +1 से, 7 को -1 से, फिर मैंने बता दिया 7 -1 क्यों, 1 से 6 तक मेरे को 1 ही वैल्यू चाहिए, ठीक। 3 से 8, 3 से 9 मैं लिखूंगा, 3 और 9, 3 पे +1 और 9 पे -1, इसका मतलब क्या है, यहाँ तक वैल्यू मेरे पास 1 चाहिए और 9 पे रीसेट हो जाए। लेकिन जब ये दोनों आपस मिल जाएंगी तो देखो यहाँ तक 1 रहेगा, और इस पॉइंट पे आती है देखो 2 स्टार्ट हो जाएगा, 2 वैल्यू यहाँ तक 2 2 ओवरलैपिंग रहेगा, फिर से यहाँ पे रीसेट होकर आगे के लिए 1। इस तरीके से मेरा एल्गोरिथम काम कर रहा है। और अगला इंटरवल भी ले लो, 1 से 7, तो 1 और 8 पे -1 फिल करूंगा, तो 1 पे +1, देखो जरा इस पॉइंट पे जब ओवरलैप टकराएगा तो 1 पे उससे वैल्यू 2 मिलेगी, ये वैल्यू 2 अपडेट हो चुकी है, स्टार्ट पॉइंट है ना 1, तो 1 पे मेरी वैल्यू 2 अपडेट हो चुकी है। देखो 1 पे 2 मिला तो ओवरलैप की वैल्यू 2, मतलब 1 पॉइंट पे 2 ओवरलैपिंग। अब 2 तो है ही नहीं, तो वहाँ पे भी 2 ही रहेगा। देखो ये चीज़ से समझ। और फिर 3 पे आते ही उसकी देखो ओवरलैपिंग वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 1 था, पहले 2 था, आइट्रेट कर रहे हो ना, आइट्रेट करते हुए ओवरलैप को ऐड करते जा रहे हो, इसके अंदर जो भी वैल्यू पिछली थी उसको इस वैल्यू से ऐड कर रहे हो। तो 2 थी तो 2 को 1 से अपडेट किए 3, देखो यहाँ पे देखो 3 मिल भी रहा है इस पॉइंट से, यहाँ 3 मिलता गया मिलता गया मिलता, अगला क्रिटिकल पॉइंट 7 है, क्योंकि 7 पे रिसेट हो रही है वैल्यू। देखो 7 पे वैल्यू रिसेट हो रही है, देखो 6 तक वैल्यू सेम है, अब 7 पे 2 आ रही, कैसे आ रही, 7 -1 अपडेट रहा होगा, तो फिर से यहाँ पे ओवरलैप की वैल्यू 3 थी, तो जब -1 से वो ऐड हुआ तो देखो वैल्यू 2 हो गई ओवरलैप की। देखो यहाँ 7 से अब 2 स्टार्ट हो गया। 8 भी मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, 8 पे भी इसका इफेक्ट खत्म हो रहा है। देखो 8 पे भी ओवरलैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ पे 8 पड़ा रहा होगा 1 हो जाएगी। इस तरीके से मेरा एल्गोरिथम काम कर रहा है।